हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन करने वाले हैं जो सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी से कनेक्टेड रहेंगे। उन्हीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो अभी तक की पुरानी एग्जाम्स में पूछे गए उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। कल इसी पर हमने एक सेशन कंप्लीट किया था जिसमें 40 क्वेश्चन के समथिंग हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, तो उसी सीरीज को आज हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ओके, तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके से वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840। किसी भी प्रकार के कोर्स को बाय करने के लिए हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश आप सेम नंबर CDP वगैरह सेम नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, और ये क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर चुके थे जिसमें पूछा गया था आगमन विधि में प्रयुक्त होने वाला शिक्षण सूत्र क्या है। जब आप आगमन विधि का प्रयोग करते हैं, इंडक्टिव मेथड का प्रयोग करते हैं, तो कौन सा शिक्षण सूत्र का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो आगमन विधि में हमेशा हमारे सामने नोन चीज़ें होती है जिसे हम पहले से जानते हैं और उसके माध्यम से हम लोग अननोन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, या फिर हम लोग बोलते हैं ना कि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाना, या फिर मूर्त से अमूर्त की ओर जाना, या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना। तो सारे के सारे जो सूत्र है ना, ये सारे के सारे आगमन विधि के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। जो ये सारे आपके ऑप्शन लिखे हुए ये सारे आपके सूत्र है और ये एक प्रकार की विधि है। एक विधि में कई सारे सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है। ओके, चलो 74 में आपसे पूछा गया सामाजिक विज्ञान शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि, सबसे पुरानी विधि कौन सी है। आपके सामने जो ऑप्शन है निरीक्षण समाधान विधि, निरीक्षण विधि, प्रायोगिक विधि या फिर व्याख्यान विधि। तो सबसे पुरानी विधि है व्याख्यान विधि, जहाँ पर बच्चों को लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ाया जाता था। व्याख्यान लाइक टीचर यहाँ पर कुछ बोल रहे, बच्चों उसको एज ए एक्टिव लर्नर की तरह बच्चों को सुनना होता था। राइट, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करें, सामाजिक अध्ययन विषय का एक अध्यापिका जो है कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मतदान प्रक्रिया के बारे में पढ़ाना चाहती है। सबसे उपयुक्त विधि जिसका उपयोग किया जा सकता हो। अब आपको यहाँ पर क्या पूछा गया, सामाजिक अध्ययन जो विषय है इसकी एक टीचर है, अध्यापिका है, वो बच्चों को मतदान प्रक्रिया जो वोटिंग प्रोसेस होती है, लाइक वोटिंग कैसे की जाती है, कैसे आपको लाइक मशीन के थ्रू हो रहा है, वोटिंग मशीन के थ्रू हो रहा है, तो कैसे वोट देना है, तो इसके बारे में बच्चों को पढ़ा रही है ना। पुराने समय से लेकर अभी तक क्या क्या परिवर्तन हुए उन सब के बारे में बता रही। तो किसका प्रयोग करेगी, आगमन निगमन विधि का प्रयोग करेगी। पाठ्यपुस्तक विधि का टीचर यहाँ पर प्रयोग कर सकता है। प्रयोजना कोई भी एक प्रयोग एक्सपेरिमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, लाइक एक्टिविटी यहाँ पर बच्चों को करवाई जा सकती है, या फिर डॉल्टन विधि का प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है कि एक प्रकार से मतदान प्रक्रिया है, तो बच्चों को हम लोग बोल सकते हैं कि दो बच्चों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लें कि आपको इन दोनों में से जो भी आपको पसंद लगता है आप उसको वोट दीजिए। तो इस प्रकार से एक एक्टिविटी बेस्ड वर्क हम लोग यहाँ पर करवा सकते हैं। तो क्या हम लोग यहाँ बोल सकते हैं क्या कि करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप परियोजना विधि या प्रयोजना विधि का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने की सबसे महत्वपूर्ण विधि व प्रभावशाली शिक्षण विधि क्या हो सकती है। आप प्राइमरी लेवल पर बच्चों को इतिहास पढ़ाने की कोशिश करें, पुराना सारा हिस्ट्री बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कहानी कथन विधि के माध्यम से, व्याख्यान विधि के माध्यम से, परिचर्चा विधि के माध्यम से या फिर प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से ये एक्टिविटी यहाँ पर कर सकते हैं। देखो इतिहास पढ़ाना है, इतिहास की सारी घटनाओं के बारे में, सारे सन वगैरह, ईस्वी वगैरह सभी के बारे में आपको बताना होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कहानी के माध्यम से, लाइक रानी दुर्गावती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनकी कोई भी बात बता रहे तो एक कहानी के माध्यम से आप बता सकते हैं कि बचपन में ये था, फिर ये बड़े हुए इस तरीके से। तो ये कहानी कथन विधि का प्रयोग करके आप बच्चों को इतिहास की जानकारी दे सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि एक अध्यापिका कक्षा में रामायण पढ़ाना चाहती है। बच्चों को मान लो हिंदी की कक्षा में या फिर संस्कृत की कक्षा में आज रामायण का पाठ पढ़ाया जाएगा। उनके द्वारा अपनाई जाने वाली विधि, मतलब टीचर किस विधि के माध्यम से पढ़ा सकता है। क्या वो ह्यूरिस्टिक मेथड यानी कि अन्वेषण विधि का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक यानी कि अन्वेषण विधि जिसके जनक हमारे आर्मस्ट्रॉन्ग है, या फिर वो क्षेत्र भ्रमण विधि, ये क्षेत्र भ्रमण विधि का प्रयोग कर सकता है, मतलब बच्चों को घुमा सकता है वहाँ पर, या फिर कहानी कथन विधि का प्रयोग हो सकता है, या फिर टीचर बच्चों को व्याख्यान दे सकता है। देखो इसमें ह्यूरिस्टिक वाली तो कोई बात है नहीं, क्योंकि ये इतिहास पढ़ाने वाली बात हो गई है ना। एक समय हम लोग यही बोल सकते पुरानी चीज़ों को पढ़ाना, इतिहास पढ़ाने वाली बात हो गई। तो यहाँ पर भ्रमण कैसे करवाएंगे बच्चों को, राइट, व्याख्यान विधि होगा नहीं। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कहानी कथन विधि के माध्यम से बच्चों को रामायण, महाभारत सभी की यहाँ पर जानकारी दी जा सकती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ओके,
चलो क्वेश्चन नंबर 79 की बात कर रहे हैं। एक अध्यापक को कक्षा 7 में पुष्प की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ाना है। बच्चा को आज हम लोग पुष्प के बारे में पढ़ाएंगे, फूलों के बारे में, पराग, परागकोश, परागकण, है ना, इन सभी के बारे में पढ़ाएंगे। सबसे उपयुक्त विधि जो एक विज्ञान के अध्यापक को इस प्रकरण को पढ़ाने के समय अपनानी चाहिए। क्या टीचर व्याख्यान के माध्यम से पढ़ा सकता है, लेक्चर डिलीवर यहाँ पर कर सकता है। समस्या समाधान विधि, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका सॉल्यूशन निकालने वाली जो विधि होती है जिसमें हम लोग कुछ स्टेप्स को यहाँ पर फॉलो करते हैं, क्या उसके माध्यम से यहाँ पर पढ़ाया जा सकता है क्या। या फिर प्रदर्शन विधि के माध्यम से कि बच्चों को फूल का पूरा स्ट्रक्चर दिखा दे कि ऐसा होता है, ये पुंकेसर है, ये स्त्री केसर है, लाइक जो भी सारी चीज़ें फूल के अंदर होती है उसके सारे भागों को एक्सप्लेन कर दे बच्चों को दिखाकर फूल को। या फिर मूल्यांकन उपागम विधि का यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। बताएंगे आंसर करेक्ट यहाँ पर क्या रहेगा। देखो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पर ये जो उच्च क्लास होती है उनके लिए हम लोग व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं और हमें कक्षा 7 की बात करी है, ठीक है। समस्या समाधान विधि नहीं है यहाँ पर, तो हमें बच्चों को पूरा स्ट्रक्चर बताना है, तो स्ट्रक्चर में समस्या समाधान विधि हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते। और मूल्यांकन करने की बात तो है नहीं, बच्चों को समझाना है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। आप साथ के साथ सभी कमेंट करते रहे कि आंसर क्या होगा। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, प्रदर्शन विधि का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। गति का तृतीय नियम पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या हो सकती है। लाइक न्यूटन की गति का तृतीय नियम है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है ना। तो इसके लिए हम लोग किस विधि का प्रयोग करेंगे, निगमन, प्रदर्शन, व्याख्यान विधि या फिर आगमन विधि का। हमें बच्चों को गति का तृतीय नियम पढ़ाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कई सारे उदाहरण के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। लाइक गन वाला जो एग्जाम्पल होता है कि बंदूक को जब शूट कर रहे होते हैं तो पीछे की साइड एक झटका हमें लगता है, राइट। तो ये सारे के सारे आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो क्या हम लोग यहाँ पर आगमन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप यहाँ पर आगमन विधि का प्रयोग करके, इंडक्टिव मेथड का प्रयोग करके बच्चों को सारा नॉलेज यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षण विधि जो कि एक उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है। आप एक ऐसी शिक्षण विधि बताइए जो कि उच्च प्राथमिक कक्षाएं जो होती है, यहाँ पर उच्च प्राथमिक कक्षाओं की बात की गई है, जो विज्ञान के टीचर के लिए उपयुक्त नहीं होगी उस कक्षा में प्रयोग करना। प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, क्रिया आधारित विधि या फिर आगमन विधि। देखो यहाँ पर क्या आंसर हम लोग कर सकते हैं। देखो टीचर जो है बच्चों को प्रदर्शन विधि के थ्रू पढ़ा सकता है, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं, क्योंकि विज्ञान में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रदर्शन विधि का प्रयोग करके पढ़ाएंगे तो बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। क्रिया आधारित विधि, लैब में उनको लेकर गए, कोई भी एक्टिविटी बेस्ड वर्क करवा लिया। आगमन विधि हम लोग जानते ही, उदाहरण देकर समझाना बच्चों को, चीज़ों को वास्तविक जीवन से कनेक्ट करने का एक सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है। लेकिन व्याख्यान विधि के माध्यम से यदि बच्चों को पढ़ाया जाए तो उनको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहेगी, है ना। तो हम लोग यहाँ पर व्याख्यान विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। और हमसे पूछा भी यही गया था कि आप किस विधि का प्रयोग नहीं करोगे, तो हम लोग व्याख्यान विधि का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। छात्रों को शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाया जाता है, जिससे क्या होगा। यदि हम लोग बच्चों को विजिट के लिए लेकर जा रहे हैं, किसी भ्रमण के लिए लेकर जा रहे हैं, टूर वगैरह पर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि अध्ययन को बोझ के रूप में नहीं समझा जाएगा, क्या ये एक रीज़न हो सकता है। छात्रों के माता पिता को संतुष्ट किया जा सकता है, इससे छात्र जो होंगे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और इससे छात्रों को आनंद की प्राप्ति होगी। क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर हो सकता है इस चीज़ का, मतलब क्यों हम लोग बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाते हैं। देखो बच्चों को बर्डन ना लगे, ये कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं हो सकता है बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पर लेकर जाने का। उसका एक माध्यम हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, माता पिता खुश रहेंगे क्योंकि स्कूल जो है बच्चों को इतनी सारी विजिट वगैरह करवा रहा है। या फिर हमारा जो मेन लक्ष्य होता है भ्रमण पर लेकर जाने का, वो क्या होता है, इससे छात्रों को क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, बच्चों को ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। और नॉलेज कौन से फॉर्म में मिलेगा, कंक्रीट फॉर्म में मिलेगा, मूर्त रूप में मिलेगा। तो करेक्ट आंसर हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 86 आपकी स्क्रीन पर है। सार्थक अध्यापन में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती है। अध्यापक क्रियाशील है, परंतु विद्यार्थी जो है क्रियाशील हो या न हो मैटर नहीं करेगा। सार्थक अध्यापन मतलब कि एक अध्यापन जो है, एक अध्ययन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, मतलब एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं लर्निंग या फिर जो अधिगम हो रहा हो ना, वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा हो। सेकेंड ऑप्शन आपको बोल रहा है अध्यापक तो क्रियाशील हो या ना हो कोई मैटर नहीं करेगा, परंतु स्टूडेंट का एज अ एक्टिव लर्नर की तरह पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अध्यापक क्रियाशील है और साथ ही विद्यार्थी भी क्रियाशील हो, या फिर सारी परिस्थितियां यहाँ पर हो तो भी अधिगम हो सकता है, या फिर अध्यापन यहाँ पर सार्थक तरीके से हो सकता है। देखो ये नेगेटिव है, क्योंकि बच्चे ही क्रियाशील नहीं है तो टीचर पढ़ा किसको रहा है। बच्चे पढ़ने के लिए एक्साइटेड है, जिज्ञासु है, क्यूरियस है, लेकिन टीचर ही एक्टिव नहीं है तो उनको पढ़ाएगा कौन, राइट। टीचर ही कोई एक्टिविटी नहीं करवा रहा है, तो इस हिसाब से डी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक क्रियाशील है और साथ ही विद्यार्थी का भी यहाँ पर क्रियाशील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, चलो 87 को देखते हैं। निर्देशात्मक वार्तालाप का अर्थ क्या होता है। पाठ्यक्रम में भाषा का विकास करना, बातचीत के माध्यम से अध्यापन करवाना, जटिल विचारों का अध्ययन करना या छात्रों के जीवन से स्कूल को जोड़ना। हमसे पूछा गया है वार्तालाप का मतलब आपको पता है बातचीत करना। निर्देशात्मक मतलब इंस्ट्रक्शनल, मतलब आप ऐसा एक कोई कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, ऐसी कोई वार्तालाप, ऐसी कोई बातचीत कर रहे हैं जो कि इंस्ट्रक्शनल है, मतलब आप कुछ नया उसमें सीखोगे इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर कि हाँ आपको ये चीज़ें लर्न करनी है। उसके आधार पर यदि आप चीज़ों को सीख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी भाषा का विकास कर रहे हैं, आप बातचीत के माध्यम से अध्यापन कर रहे हैं, आप जटिल विचारों का अध्ययन कर रहे हैं, छात्रों के जीवन से स्कूल को जोड़ने की बात यहाँ पर करी गई है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी, बातचीत के माध्यम से यहाँ पर अध्यापन अध्ययन करवाने की कोशिश की जा रही है एक अध्यापक के द्वारा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऐसे कॉम्प्लेक्स थिंकिंग वाली बात करी नहीं कि इंस्ट्रक्शनल में कॉम्प्लेक्स विचार या ऐसे जटिल विचारों का ही समावेशन होगा, या फिर छात्र के जीवन से स्कूल को जोड़ने की बात करी गई है। पाठ्यक्रम में बच्चा जो है उस भाषा का विकास कर पाएगा, मतलब नॉर्मली अगर हम लोग कंसीडर करें तो बच्चा बेसिकली वार्तालाप के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से अध्ययन करने की कोशिश करेगा। ठीक, अगले प्रश्न पर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 88 आपकी स्क्रीन पर है। देखो इसमें क्या बोला गया है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री तथा शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करती है। एक शिक्षिका क्या कर रही है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का उपयोग कर रही है, श्रव्य दृश्य ऑडियो वीडियो जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, और कुछ फिजिकल एक्टिविटी बच्चों को करवा रही है, क्योंकि उनसे क्या होगा, इससे आपका प्रभावपूर्ण आकलन सुगम हो जाएगा, शिक्षार्थियों को विराम मिलेगा, मतलब उनको थोड़ा आराम करने को मिलेगा। ठीक है, अधिगम बढ़ाने के लिए अधिकतम इंद्रियों का उपयोग हो सकता है, या फिर इससे बच्चों को राहत मिलेगी, वही आराम मिलेगा, विराम मिलेगा, राहत मिलेगी। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है, क्यों हम लोग TLM और फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं बच्चों की, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग कर सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग कर सके। इसका मतलब है कि बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट यहाँ पर हो पाए, जिसमें फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव, सोशल सारे काइंड के डेवलपमेंट यहाँ पर कंसीडर कर लिए जाएंगे। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं क्या कि सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 89 पर मूव करें। क्वेश्चन नंबर 89 हमें यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। कक्षा के अंदर और बाहर यथासंभव अनेक प्रश्न पूछने के लिए, समूह कार्य में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय परस्पर संवाद करने के लिए, यथासंभव अनेक सहपाठ्य सामग्री जो है लाइक को करिकुलर जो हम लोग एक्टिविटीज़ होती है उसमें भाग लेने के लिए, शिक्षक द्वारा पूछे जा सकने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। बताएंगे आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 89 का क्या होगा, किस प्रकार से हमें, मतलब कौन सी वाली चीज़ में, या फिर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन किस प्रकार से हम बच्चों को प्रोत्साहित नहीं कर सकते, किसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। आप यदि ऑप्शन नंबर 1 को पढ़ेंगे तो आपको देखने से लगेगा, क्योंकि इसमें बोला गया है कि कक्षा के अंदर और बाहर यथासंभव अनेक प्रश्न पूछने के लिए, मतलब बच्चे के अंदर कोई भी डाउट है या फिर उसे कोई भी ऐसा रह गया है कि जो वो क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को क्लियर कर पाए, मतलब प्रश्न पूछ पाए। ठीक है, तो ये वाला तो आंसर हमारा ठीक है कि हाँ बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए हमें मोटिवेट करना चाहिए। समूह कार्य में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय परस्पर संवाद, बच्चा एक दूसरे से बातचीत करे समूह कार्य ग्रुप एक्टिविटी में, तभी तो वो एक दूसरे से सीखेंगे। ठीक है, तो पीयर असेसमेंट की बात यहाँ पर हो गई है, समूह कार्य की बात यहाँ पर हो गई, तो बी भी बिल्कुल करेक्ट है। सी को देखेंगे, यथासंभव अनेक सहपाठ्य सामग्री गतिविधियों में भाग लेने के लिए हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। यस, बच्चा जो है गेम्स वगैरह में, स्पोर्ट्स में, डांस में, और जो स्टेट लेवल पर जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करें, निबंध प्रतियोगिता सभी में पार्टिसिपेट करें। तो डेफिनेट सी बात है कि हम लोग तो बच्चों को मोटिवेट करेंगे ही सही, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हम लोग ये नहीं चाहते कि बच्चा जो है सभी प्रश्नों के उत्तर को याद करे, शिक्षक के द्वारा पूछे जा सकने वाले सारे प्रश्नों के उत्तर को याद करे, क्योंकि हमें बच्चों को सिर्फ रटवाना नहीं है, उनका कंप्लीट डेवलपमेंट करवाना है। ठीक है, तो किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, एक समूह परिस्थिति में एक विद्यार्थी का कार्य क्या होता है? जब बच्चा एक ग्रुप एक्टिविटी कर रहा होता है या फिर वो अपना पीयर असेसमेंट उसका चल रहा होता है, ग्रुप में रहकर एक्टिविटी कर रहा होता है, तो उसकी वजह से विद्यार्थी का कार्य दूषित हो जाता है, भंग हो जाता है, या फिर वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाता है, वही रहता है, या फिर उन्नत होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थी का कार्य यदि वो ग्रुप एक्टिविटी कर रहा है तो अपने समूह साथियों पीयर वगैरह से वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया सीखेगा। तो क्या हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? उन्नत होता है। डेफिनेटली यही आंसर होगा, वही रहता है, क्योंकि डेफिनेटली उसने कुछ नया लर्न किया है और गलत वाली बात तो हो नहीं रही है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए और बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया शिक्षार्थी या फिर विद्यार्थी जो है, शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता का प्रदर्शन करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? मतलब हर एक बच्चा जो है अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी भिन्नता को शो करता है। मतलब किसी बच्चे का इंटरेस्ट पर्टिकुलर किसी चीज़ में है, किसी बच्चे को मैथ्स अच्छे से समझ आता है, मतलब हर एक बच्चा अलग अलग होता है। डेफिनेटली वही बात की गई है। तो इसका मतलब क्या है? शिक्षक क्या करेगा? कठोर अनुशासन सुनिश्चित कर ले, क्योंकि बच्चे व्यक्तित्व भिन्नता को प्रदर्शित कर रहे हैं। परीक्षाओं की संख्या, नंबर ऑफ एग्जाम्स बढ़ा दे, लाइक क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल तो होती है, बीच बीच में और एग्जाम कंडक्ट करवा ले, है ना, ताकि बच्चे समान हो जाए। अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करवाना चाहिए। ए और बी तो आपका नेगेटिव है, ठीक है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। आपका बचा हुआ है ऑप्शन सी एंड डी। इसमें से आपका क्या करेक्ट होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। देखो, अधिगम की एक समान गति पर बल दे मतलब सभी को समान गति से पढ़ाए। कोई भी बच्चा स्लो लर्नर हो, एक गिफ्टेड बच्चा हो, नॉर्मल स्टूडेंट हो, सभी को समान गति दे दे, नहीं, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब बचा हुआ सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध करवाना चाहिए। डेफिनेटली बच्चे डाइवर्स है तो डाइवर्स यहाँ पर एक्सपीरियंस बच्चे को प्रोवाइड किए जाने चाहिए, तो डी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, क्या पता किस बच्चे को किस चीज़ से समझ आए, किसी बच्चे को पढ़ने से समझ आ जाता है, किसी बच्चे को एक्टिविटी करने से समझ आ जाता है, किसी बच्चे को एक बार लिखने से याद रह जाती है, चीज़ें समझ आ जाती है। तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं सीखने के, तो वो व्यक्तित्व भिन्नता होती है उनकी, राइट। तो डी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, जब बच्चा एक कार्य से उबने लग जाता है तो यह किस बात का संकेत है? मतलब बच्चे का उस कार्य में इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, मतलब मन नहीं लग रहा है, या फिर उसका करने की इच्छा नहीं है, तो उसके पीछे का कोई भी एक रीज़न यहाँ पर क्या हो सकता है? सबसे पहला रीज़न आपको बताया गया है कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है, क्या ये एक रीज़न हो सकता है कि उसका मन नहीं लग रहा है? दूसरा है कि बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। तीसरा, बच्चे को अनुशासन की ज़रूरत है। और ऑप्शन नंबर डी है, संभावित कार्य बार बार यांत्रिक रूप से दोहराव वाला है, इस वजह से जो है बच्चा यहाँ पर कार्य से उबने लगा। लाइक आप ब्रेन स्टॉर्मिंग वगैरह में देखते होंगे, बच्चे को क्या किया जाता है, चीज़ों को बार बार समझाया जाता है जब तक कि वो उसको लर्न ना कर ले। तो कभी कभी ये चीज़ें क्या हो जाती है, एक ही कार्य को या फिर एक ही टास्क को बार बार परफॉर्म करने से बच्चा उस कार्य से यहाँ पर उब जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से दोहराव वाला। ये सबसे बड़ा एक स्पेसिफिक रीज़न हो सकता है बच्चे के क्लास में बोर हो जाने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 94 आपकी स्क्रीन पर है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तित्व रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। मतलब जो टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस होती है उसमें व्यक्तित्व रूप से हर एक बच्चे के ऊपर ध्यान देने की यहाँ पर आवश्यकता होती है। इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ पर क्या हो सकता है ये आपको बताना है। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया, क्या ये एक सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है? ठीक है, अगले रीज़न की यदि हम लोग यहाँ पर बात करें तो सेकेंड रीज़न को देखिए, इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। बच्चों के विकास की दर भिन्न होती है और वे भिन्न भिन्न तरीकों से सीख रहे होते हैं, या फिर शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर तरीके से सीख रहा होता है। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 94 का? बताएंगे आंसर इसका जल्दी से। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में यदि बच्चों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हमको ऐसे ही बताया गया था कि आप बच्चों को ऐसे ही पढ़ाएंगे, क्या ये एक रीज़न हो सकता है? या फिर प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के अच्छे अवसर मिलते हैं, बेहतर अवसर मिलते हैं, विकास की दर भिन्न भिन्न होती है और बच्चे भिन्न भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं, इसलिए इन्हें व्यक्तित्व रूप से यहाँ पर ध्यान देने की बच्चों के ऊपर आवश्यकता होती है। बिल्कुल यही आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि यही चीज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता को यहाँ पर शो करता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क यानी पीयर अधिगम जो होती है, यानी कि जो पीयर हमारी लर्निंग होती है
उसके लिए अनुशंसित करेंगे, मतलब पीयर लर्निंग को बढ़ाने के लिए आप अपनी क्लास में क्या करेंगे, शोध प्रयोगशाला में बच्चों का भ्रमण करवाएंगे, नाटक करवाएंगे, कंप्यूटर सहयोगी अधिगम यहाँ पर करवाएंगे, या फिर केवल रोजमर्रा की गतिविधियों में बच्चों की भागीदारिता देखेंगे। तो आपको पता है पीयर असेसमेंट होता है, यहाँ पर सारे बच्चे क्या कर रहे होंगे, बैठकर अपने खुद से एक्टिविटी कर रहे होंगे, जहाँ पर वो अपने साथी समूह से सीख सके। समवयस्क मतलब उसी एज से, एक तो हम बच्चों को कुछ चीज़ें सिखा रहे हैं और उसका फ्रेंड बच्चों को कुछ चीज़ें सिखा रहा है, या वो उसको देखकर उसको ऑब्जर्व करके उसको अवलोकित करके सीख रहा है। तो इन दोनों चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ेगा, बच्चा अपने समवयस्क समूह से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखता है। तो क्या हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पर नाटक कंडक्ट करवाया जा सकते, कोई ड्रामा वगैरह परफॉर्म करवाया जा सकता है, जिसकी वजह से बच्चा एक दूसरे बच्चे को देखकर अच्छी तरीके से सीख लेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की बात करें। क्वेश्चन नंबर 100 आपकी स्क्रीन पर है। स्कूल में दिन के आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कराना न्यूनतम उपयुक्त हो सकती है। न्यूनतम मतलब कि कम उपयुक्त, राइट, लेस बोल सकते हैं जिसको। तो स्कूल में हम लोग दिन के आरंभ में जैसे ही शुरुआत होती है तो कौन सी गतिविधि नहीं करवाना चाहिए, प्रश्नोत्तरी एकत्र करना, शारीरिक प्रशिक्षण, या फिर गृह कार्य देना। तो देखो गृह कार्य घर के लिए दिया जाता है, तो शुरुआत में ही आप बच्चों को गृह कार्य न दें, ठीक है। तो शुरुआती समय में बच्चों को गृह कार्य देना उपयुक्त नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को गृह कार्य देना उपयुक्त एक अच्छी एक्टिविटी स्कूल के दिन के आरंभ में एक नहीं हो सकती है। चलो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करवा सकते हो, कोई एक ग्रुप एक्टिविटी आप यहाँ पर करवा सकते हो, कुछ भी एक्टिविटी आप करवा सकते हो। होमवर्क बिल्कुल लास्ट में होना चाहिए। जवान बच्चों का एक समूह क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, उनका ध्यान वापस लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी। आपका पीआरटी केवीएस का क्वेश्चन 2014 का। अल्पकालीन शारीरिक गतिविधि करवा दे जिससे बच्चे थोड़े एक्टिव हो जाए, है ना। उस घंटे को स्थगित कर दिया जाए, मतलब वो पूरा घंटा, मान लो 10:05 पर बच्चों का मन नहीं लग रहा है, जैसे स्कूल में एंटर हुए, अपना जो एक लेक्चर स्टार्ट हुआ है, तो 10 से 11 तक की छुट्टी कर दी जाए। ऐसा होता नहीं है, ठीक है। बच्चों को ध्यान देने के लिए कहना चाहिए कि प्लीज़ कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लीजिए, या फिर पूरी क्लास को खेलने भेज दो कि जाओ आज आप का गेम्स वाला पीरियड स्टार्ट हो गया, जाकर आप सभी खेल लीजिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक अल्पकालीन यानी कि कुछ भी एक फिजिकल एक्टिविटी करवा दे जिससे बच्चों का एक ध्यान वापस से क्लास के अंदर आ जाए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलो अगले प्रश्न की बात करें। अगला क्वेश्चन आपका कोड वाला क्वेश्चन है, कूट वाला क्वेश्चन जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि कौन सा विकल्प निम्न शिक्षण विधियों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने में मदद करेगा। सबसे पहले आपके पास 5 कोड दिए गए, उन कोड को आपको 4 ऑप्शन के हिसाब से अरेंज करना है। ये आपका पीआरटी 2017 का क्वेश्चन। नए प्रश्न को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, मूल्यांकन करना, पुनर्शिक्षण लाइक रीटीचिंग करना, उद्देश्यों का निर्धारण करना, अपने गोल को सेट करना और अपनी सामग्री का प्रयोग करना। सेट करिए इनको, किस तरीके से ये कोड जो है यहाँ पर अरेंज होंगे, फिर हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसमें आपको एक हिंट मिल रही होगी कि जब भी हम लोग कोई कार्य कर रहे होते हैं, चाहे वो परियोजना विधि हो, चाहे वो समस्या समाधान विधि हो, हमारे पास सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि हम लोग अपना गोल तो सेट कर लें, लाइक हम लोग अपने उद्देश्यों का तो निर्धारण कर ले, हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यदि आप लोग ऐसे देखेंगे तो ये उद्देश्यों का निर्धारण करना है ना, अभी तो यही लग रहा है। तो सबसे पहले नए प्रश्न को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, तो पहले हमें पता तो होना चाहिए ना कि प्रश्न क्या है या फिर पढ़ना क्या है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। मूल्यांकन आखिरी में होता है, रीटीचिंग टीचिंग के बाद होती है, तो पहले टीचिंग तो करिए, है ना। तो तीसरा भी गलत हो गया। और सामग्री को कलेक्ट तब करेंगे जब हमें पता होगा कि पढ़ाना क्या है। मान लो आज मुझे आपको पुष्प की स्ट्रक्चर लाइक फूलों के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाना है, तो ये जब मेरे पास उद्देश्य था तभी तो मैं सामग्री को कलेक्ट करूंगी, राइट। तो सामग्री भी सबसे पहला ऑप्शन नहीं हो सकता था, तो आप सबसे पहले अरेंज करेंगे। सबसे पहले ये IV है ना, 4th नंबर का आएगा, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। करेक्ट आंसर आपका डायरेक्टली देखने से पता चल जाएगा, ऑप्शन नंबर D होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। उद्देश्यों का निर्धारण करने के बाद नए प्रश्न को पूर्व ज्ञान से जोड़ेंगे, मतलब बच्चों का ज्ञान चेक करेंगे। लाइक बच्चों को आपने इन्फॉर्म किया कि आज हम लोग फूलों के स्ट्रक्चर के बारे में, पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। आगमन विधि का आप यहाँ पर लाइक आगमन विधि के माध्यम से आप उसको एग्जाम्पल दे सकते हैं, प्रदर्शन विधि प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, बच्चे का नॉलेज चेक करेंगे कि बच्चों को फूलों के बारे में कितनी जानकारी है। तो जो भी प्रश्न आप पढ़ा रहे हैं उसको पूर्व ज्ञान से जोड़ेंगे, तो ये इसका दूसरा स्टेप हो जाएगा। उसके बाद आपको जो जो भी सामग्री पता चल रही है, लाइक आपको पता चल रहा है कि बच्चों को
फूल दिखाना है तो आप उन बच्चों को फूल दिखाएंगे, लाइक जिस भी फूल के बारे में आप पढ़ा रहे हैं वो फूल अगर पॉसिबल है तो आप उनको दिखा दीजिए। ठीक है, तो सामग्री जितनी भी सामग्री आपको चाहिए थी वो सारी सामग्री आपने कलेक्ट कर लिया, आप क्लास में लेकर आ गए। अब आपने पूरा टीचिंग कर लिया, आप अब बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं कि बच्चों ने किस तरीके से चीज़ों को सीखा है, और यदि कोई भी कमी रह जाती है तो आप वापस से क्या करेंगे, रीटीचिंग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको यदि अरेंज करने की बात की जाए तो सबसे पहला स्टेटमेंट हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, उद्देश्यों का निर्धारण करना है। ठीक है, उद्देश्यों का निर्धारण हो गया, नए प्रश्न को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, उसके बाद सामग्री लाना, फिर मूल्यांकन करना और फिर पुनर्शिक्षण करना। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये पांचों कोड अरेंज हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे, कक्ष अनुशासन किसके बढ़ावा देने के लिए अभिमुख होना चाहिए। कक्ष अनुशासन किसके बढ़ावे के लिए अभिमुख होना चाहिए, मतलब हम लोग किस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं कक्ष में, अनुशासन के माध्यम से सामाजिक अनुरूपता को, स्वनिर्देशन को, व्यक्तित्व तथा सामाजिक समंजन को, या फिर स्वीकार्य कक्ष व्यवहार को। क्या चीज़ यहाँ पर करेक्ट होगी, मतलब हम लोग यदि कक्षा में अनुशासित वातावरण चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि बच्चों का व्यक्तित्व विकास हो तथा सामाजिक समंजन हो पाए, मतलब बच्चा अच्छे से सोशली चीज़ों से कनेक्टेड हो पाए, अच्छे से उसका समायोजन हो पाए। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका 2010 में पूछा हुआ प्रश्न। चलो अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 113 की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे, देखेंगे आंसर इसका यहाँ पर क्या होगा। यदि आप अपनी शिक्षण क्षमताओं का अनुमान लगाना चाहते हैं, मतलब हम लोग देखना चाहते हैं कि क्या हम लोगों की जो शिक्षण क्षमता है, टीचिंग एबिलिटी जो है, ठीक है, या हमें हमारे अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, तो आप क्या करें, अपने घर के बच्चों को कुछ दिन पढ़ाएं तथा स्वयं की क्षमताओं का पता लगाएं, क्या वो बच्चे अच्छे से आपसे समझ पा रहे हैं, मतलब सारे बच्चे समझ जाएंगे यदि हमारे घर के बच्चे हमसे अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक, ये पहला ऑप्शन। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र पर जाकर अपनी क्षमता का पता लगाएं, मतलब वहाँ पर जाएं जहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटी करवाई जाती है, लाइक प्रैक्टिस वगैरह करवाई जाती है ना, ट्रेनिंग सेंटर जिसे हम लोग बोल सकते हैं। तीसरा है, अपने अनुभवी अध्यापकों से वार्तालाप करें, बातचीत करें, उनके अनुभव देखें, उनके पास क्या अनुभव है। ठीक है, या फिर आप ट्यूशन पढ़ाएं तथा इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं। डी कम्प्लीटली रॉन्ग हो गया, बी आपका कम्प्लीटली रॉन्ग हो गया, अब सी बचता है और ए बचता है। ठीक है, अब ए में तो ये बोला है कि अपने घर के बच्चों को पढ़ा लो, तो उससे भी कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा। ठीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अपने अनुभवी अध्यापकों से आप बातचीत करें, उनकी संगति में रहें, ताकि वो अपने अनुभव आपके साथ शेयर कर सके और वो उनके अनुभव बताएंगे, तो डेफिनेट सी बात है हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ पर नया ही लर्न करेंगे। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 116 आपकी स्क्रीन पर है। पूर्व पठन कार्य इसलिए होते हैं, मतलब हम लोग पूर्व पठन कार्य किसके लिए होते हैं, शिक्षार्थी की पढ़ने से निपुणता जांचने के लिए, मतलब उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। दूसरा है कठिन शब्द और वाक्यांश का मतलब जानने के लिए। तीसरा है मुख्य बोध का परिचय देने के लिए और शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, या फिर पढ़ने के पाठ में व्याकरण विषय को समझाने के लिए। तो देखो अब यहाँ पर जो सबसे पहले रॉन्ग हो जाते हैं ना, आपको देखने से ही पता लग जाता है कि इनको तो आप डायरेक्टली कट कर सकते हो। कठिन शब्द वाला आपका गलत होगा, क्योंकि पूर्व पठन कार्य हम लोग ऐसा नहीं करते। ठीक है, पूर्व पठन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और पढ़ने के पाठ में व्याकरण के विषय को समझाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे कि व्याकरण क्या है और इसको लिए हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, या फिर पढ़ने की उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम लोग पूर्व पठन करवा रहे हैं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुख्य बोध का परिचय करवाने के लिए हम लोग शिक्षार्थियों को और मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर पूर्व पठन का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपका नर्सरी टीचर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जहाँ पर आपसे 100 नंबर का इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है स्वीकृतात्मक मौखिक कौशल जो है क्या होता है, रिसेप्टिव ओरल स्किल क्या होगी। अब आपको पता है दो चीज़ें होती है, एक हमारा होता है प्रोडक्टिव, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, प्रोडक्टिव होता है और एक होता है रिसेप्टिव। रिसेप्टिव मतलब आपको क्या करना है, स्वीकार करना है। ठीक है, स्वीकार्य मतलब जिसे आप क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, या फिर जिसे हम लोग बोल सकते हैं ना रिसीव, हम लोग जिसे कर रहे होते हैं। ठीक है, प्रोडक्टिव P4 हमारा होता है प्रोडक्टिव, इसे आप ग्रहण भी बोल सकते हो। ठीक है, इसके बहुत सारे नाम हैं। प्रोडक्टिव मतलब जिससे आपको बोलना है, मेहनत करनी है, वो वाली सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। तो अब आपको ये बताना था स्वीकार करना। अब हमारे पास 4 स्किल होती है, LSRW। L मतलब कि लिसनिंग, लिसनिंग मतलब कि सुनना, S मतलब स्पीकिंग, स्पीकिंग मतलब कि बोलना। ठीक है, R मतलब रीडिंग, रीडिंग मतलब कि पढ़ना, और W मतलब राइटिंग, राइटिंग मतलब कि लिखना। अब आप इस चीज़ को सिलेक्ट कर लीजिए कि जिसमें मेहनत लगती है वो सारी आपकी क्या हो जाएगी, प्रोडक्टिव हो जाएगी, है ना। तो प्रोडक्टिव में एक तो आ जाएगा राइटिंग, यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करें राइटिंग, लिखना, और बोलने में भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, तो स्पीकिंग भी आपका कौन सा हो जाएगा, प्रोडक्टिव हो जाएगा। अब जो आपका लिसनिंग बचा हुआ है, लिसनिंग का मतलब होता है सुनना। अब आप अभी बैठे हुए हैं क्लास में, आपको सिर्फ सुनना है। ठीक है,
तो आप सिर्फ सुन रहे हैं तो आप कौन सा वर्क कर रहे हैं, आप रिसेप्टिव वर्क कर रहे हैं। अभी ओरल कर रहे हैं कि कौन सा कर रहे हैं उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पढ़ने की बात करें तो आप क्या कर रहे हैं, रीडिंग यहाँ पर कर रहे हैं, आपको स्क्रीन पर कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं, कुछ सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं, आप उनको पढ़ रहे हैं, आप रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ अभी ग्रहण कर रहे हैं, आप सिर्फ आराम से बैठकर अपनी क्लास में बैठे हुए हो, अच्छे से अपने फ़ोन पर लैपटॉप पर इन चीज़ों को ग्रहण कर रहे हो। तो लिसनिंग और रीडिंग यानी कि सुनना और पढ़ना जो है हमारी कौन सी स्किल कहलाती है, रिसेप्टिव। अब रिसेप्टिव में ओरल मतलब आप मौखिक कौशल, मौखिक कौशल मतलब कौन सा वाला, कोई बोल रहा है, सामने वाला कोई बोल रहा है और आप उसको क्या कर रहे हो, अपने कान के थ्रू सुन रहे हो, तो ये लिसनिंग यानी कि सुनने वाला कौशल आपका कौन सा कौशल कहलाएगा, रिसेप्टिव कौशल तो है, लेकिन रिसेप्टिव के अंदर ओरल स्किल आपकी ये चीज़ कहलाएगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाए कि रिसेप्टिव स्किल कौन कौन सी है, तो एक तो सुनना हो गया और एक पढ़ना, ये दोनों आपकी रिसेप्टिव स्किल है, सबको हटा देते हैं, ये दोनों आपकी रिसेप्टिव स्किल है। और रिसेप्टिव के अंदर यदि आपसे ओरल या मौखिक की बात कर ली जाए तो मौखिक कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सुनना, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, पाठ योजना का निम्न में से कौन सा केंद्र बिंदु होता है जब आप लेसन प्लानिंग कर रहे होते हो। तो आपके माइंड में आप किस चीज़ को ध्यान में रखकर लेसन प्लानिंग कर रहे होते हो, प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर कि प्रिंसिपल ने जैसा जैसा हमें इंस्ट्रक्शन दिए उसी हिसाब से मुझे लेसन प्लानिंग करनी है, शिक्षक को, विद्यार्थी को यानी कि स्टूडेंट को, या फिर इनमें से किसी को नहीं, सिर्फ अपने आप को, है ना, या शिक्षक दिया ही था वैसे ऑप्शन में। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, विद्यार्थी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चों की एज, उनकी मेंटेलिटी, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा लेसन प्लान करते हैं, लेसन डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे बड़ा जो फोकस पॉइंट या फिर जो केंद्र बिंदु होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर शिक्षार्थी होगा। तो सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। 119 की यदि हम लोग यहाँ पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 119 को देखेंगे, शिक्षक को पाठ पढ़ाने के पहले क्या करना चाहिए, एक छात्र द्वारा पाठ तैयार किया जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा वो कंसीडर करे कि सभी बच्चे पहले पाठ रेडी कर कर आए, उसके बाद ही हम लोग पढ़ेंगे। शिक्षक को पाठ के मुख्य बिंदु बताना चाहिए, शिक्षक को पहले पाठ में आने वाले कठिन शब्दों को बता देना चाहिए, शिक्षक को पहले पाठ के प्रश्नों के उत्तर दे देना चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बताना है, ठीक है। तो पाठ पढ़ाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिक सा, एक जनरल सा डिस्कशन करते हैं। तो पाठ के मुद्दों पर क्या करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए कि आज हम लोग फूलों के स्ट्रक्चर के बारे में, या फिर आज हम लोग यहाँ पर इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये घटना तब की है। कुछ नॉर्मल बच्चों के साथ डिस्कशन करें ताकि वो उस सेशन से इंटरेक्ट कर पाए, उस सेशन में एक अच्छे से बोल सकते हैं ना कि घुल मिल पाए कि आखिर वो पढ़ने क्या वाले, उनको पहले से एक जनरल बेसिक आइडिया होना चाहिए। इसी के माध्यम से बच्चों का नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, पूर्व ज्ञान जो है, उसको भी चेक कर लेंगे। तो बी आंसर यहाँ पर सुटेबल होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो, ठीक है। अगले प्रश्न की यदि हम लोग यहाँ पर बात करें तो अगला प्रश्न आपसे ये बोल रहा है कि शिक्षक का पाठ पढ़ाने के बाद क्या करना चाहिए, मतलब शिक्षक यदि पाठ पढ़ा चुका है, हमने देखा कि पाठ पढ़ाने से पहले क्या करेगा, तो पूर्व ज्ञान को चेक करेगा, ठीक है। मतलब मुद्दों पर डिस्कशन करे, चर्चा करे, बच्चों के साथ नॉर्मल एक डिस्कशन होना चाहिए। अब पूरा पाठ पढ़ लिया है, उसके बाद क्या करे, प्रश्नोत्तर पूछना, मतलब वो क्वेश्चन आंसर सेशन चले। और दूसरा ऑप्शन बोल रहा है शिक्षक को पाठ के प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए। शिक्षक को छात्र इसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, या जानना चाहिए, मतलब उसको लिखने को बोला जाए कि अब आप इसका सार लिखिए, क्या बच्चे लिख पाएंगे क्या, या फिर शिक्षक को छात्रों में समझ आ गई है, मतलब छात्रों को वो चीज़ें समझ आ गई या नहीं, इस चीज़ का परीक्षण करना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, पाठ पढ़ाने के बाद हम लोग जस्ट एक जनरल टेस्ट लेते हैं, ठीक है, बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट या एक स्किल टेस्ट जिसे हम लोग बोल सकते हैं, वो हम लोग उसके कौशल को चेक करने के लिए ले रहे हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी। मतलब हम लोग क्या करें, बच्चों को कुछ चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, इसका परीक्षण हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ओके। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई छात्र आपको प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सक पा रहा है, या मतलब हम लोग बोल रहे हैं ना कि प्रश्नों का उत्तर दे ही नहीं पा रहा है, तो हम लोग क्या करें, शिक्षक को उसका उत्तर दे देना चाहिए, शिक्षक को उस प्रश्न को अन्य मामलों से पूछना चाहिए, ठीक है, शिक्षक को उसे बार बार पूछना चाहिए, शिक्षक को उत्तर देना चाहिए और उन्हें याद रखने के लिए कहना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन बच रहे, क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, क्या शिक्षक डायरेक्टली उसका उत्तर दे दे कि नहीं बेटा तुम गलत बता रहे हो या तुम नहीं दे पा रहे हो, इसका आंसर ये होगा, तो इससे बच्चा यहाँ पर लर्न नहीं कर पाएगा, सीख नहीं पाएगा। शिक्षक को बार बार पूछना चाहिए, मतलब एक सा लगेगा कि उसको मॉक कर रहे हैं, मतलब उसको इंसल्ट वगैरह कर रहे हैं, तो वो भी फिर एक नेगेटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है। शिक्षक को उत्तर देना चाहिए और उन्हें मतलब एक डांट लगानी चाहिए कि तुम्हें अब ये याद रहना ही चाहिए, अब मत भूल जाना, भूल गए तो पिटाई हो जाएगी,
वैसी वाली चीज़ें भी नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बच रहा है ऑप्शन नंबर बी। शिक्षक को उस प्रश्न को अन्य मामलों से पूछना चाहिए। अन्य मामलों से पूछने के दो तरीके हो सकते हैं यहाँ पर। अन्य मामलों से पूछना एक अलग अलग वे में भी पूछ सकता है बच्चों से, कोई दूसरी मतलब घुमा फिरा कर, या फिर उसको और आसान भाषा में कन्वर्ट करके बच्चों से प्रश्न यहाँ पर पूछ सकता है। ठीक है, तो कई तरीके हो सकते हैं टीचर के पास बच्चों से, एक बच्चों को हिंट देने के, जिससे बच्चा उस प्रश्न का उत्तर दे पाए। अगले प्रश्न की यदि हम लोग यहाँ पर बात करें तो छात्रों को गृह कार्य देना चाहिए। यदि हम लोग बच्चों को होमवर्क देते हैं तो इससे क्या होगा, छात्र घर पर अध्ययन करेंगे छात्रों के विकास के लिए, छात्रों ने पाठ को कितना याद कर लिया इसके लिए, या फिर लेखन कौशल के विकास के लिए। तो हमें क्या पता करना है, हमें ये पता है गृह कार्य देने का पर्टिकुलर एक मोटो या लक्ष्य क्या होता है। क्या बच्चे घर पर अध्ययन करेंगे, उनको खेलने को नहीं मिलेगा? नहीं। छात्रों का विकास हो पाए इसको होल्ड कर लेते हैं, छात्र को पाठ कितना समझ में आए इसको भी रोक लेते हैं, या फिर उसके लेखन कौशल का विकास करने के लिए। तो हमारे पास बी और सी में से हमें एक सिलेक्ट करना है कि क्या क्या यहाँ पर करेक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी को। छात्रों ने पाठ को कितना समझ लिया है, मतलब हमने जितना भी आज पढ़ाया क्या वो चीज़ बच्चों को समझ में आई या नहीं आई, उसके लिए हम लोग यहाँ पर बच्चों को होमवर्क दे रहे हैं, नहीं कि बच्चों का डेवलपमेंट करने के लिए। डेवलपमेंट में तो उसका राइटिंग स्किल भी डेवलप हो जाएगी, ये बहुत सारी स्किल डेवलप हो जाएगी। तो हमारा पर्टिकुलर टास्क अभी ये रहेगा कि बच्चों ने कितना नॉलेज यहाँ पर गेन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 124 को देखें। कौन से विश्वविद्यालय में 1969 में माइक्रो टीचिंग पद्धति यानी कि सूक्ष्म शिक्षण पद्धति की शुरुआत की गई थी? आपको सन बिल्कुल स्पेसिफाई किया हुआ है 1969 में। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, ऑक्सफोर्ड में, दिल्ली में, या फिर जो एम्स विश्वविद्यालय बड़ौदा भारत में जो कि है, वडोदरा जिसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर जो है माइक्रो टीचिंग की शुरुआत की गई थी। तो माइक्रो टीचिंग की शुरुआत किसने करी थी? एचिसन ने, बुश ने और एलन ने, इन तीनों ने मिलकर माइक्रो टीचिंग को स्टार्ट किया था। और बेसिकली जो स्टार्टिंग हुई थी वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से हुई थी 1969 में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ये आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तालीम कौशल से संबंधित नहीं है? शाम फलक पर लिखना, प्रश्नों को सुलझाना, संबंधित है मतलब कनेक्टेड है की बात की गई है। कौन सा प्रकार जो है यहाँ पर कौशल से संबंधित है, शिक्षा कौशल से संबंधित है? शाम फलक मतलब बोर्ड पर लिखना, मतलब बोर्ड पर लिखने में भी हमारे पास बहुत सारी स्किल होना चाहिए, हमारा स्पष्ट लेखन होना चाहिए, उस पर ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्टतः बच्चों को दिखना चाहिए। ठीक है, और क्रमवार से आपको लिखना होगा, आप उससे आगे पीछे नहीं लिख सकते। तो इसके भी पर्टिकुलर बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये कौशल हमारे पास होना चाहिए, एक अध्यापक के पास होना चाहिए। प्रश्नों को सुलझाना, ये स्किल भी होना चाहिए। प्रश्न पूछना, ये स्किल भी टीचर के पास होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सारी की सारी स्किल एक टीचर के अंदर ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये आज कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। लगभग 40 के समथिंग क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपका जो है, आपने यदि संडे वाला टेस्ट लगाया तो 7 बजे उसका सॉल्यूशन जो है आपकी वेबसाइट पर आ जाएगा। ठीक है, तो आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। जो स्टूडेंट ऐप पर ऑलरेडी है, ठीक है, तो वो ऐप पर जाकर अपने सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पर जाकर भी सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं। ओके, तो सेशन को यहीं ओवर करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। और यदि नहीं मिलता है तो एक बार से आप 8770803840 इस पर व्हाट्सअप करके मैसेज कर दें, आपको लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से जाकर आप वेबसाइट पर जाकर अपना टेस्ट का सॉल्यूशन देख सकते हैं। और एक बार से वेबसाइट पर ही कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, ताकि एक आइडिया लग जाएगा कि लेवल के साथ हाँ लेवल को और इंक्रीज़ करना है या फिर इसी लेवल का कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो अपना स्कोर एक बार से ज़रूर से शेयर कर दे वहाँ जाकर। और कोई भी डाउट है तो वहाँ पर आपका चैट बॉक्स ऑन है। ठीक है, चैट बॉक्स आपका वेबसाइट पर ऑन है, आप किसी भी टाइम पर चैट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।